नमस्कार। द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी को पता है 71वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो है हम एक भारतीय संविधान को समर्पित एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आप सभी के लिए आए हुए हैं, जिसका नाम हमने संपूर्ण भारतीय संविधान रखा है इस वीडियो सीरीज़ का। और इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नागरिकता की। जो ये भारतीय संविधान है, इसके भाग 2 में जो है वो नागरिकता का वर्णन किया गया, और उसी नागरिकता को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, किस प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, कौन नागरिकता से संबंधित नियमों में संशोधन करने का अधिकारी है, और क्या किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जिसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के दूसरे भाग में किया गया है। तो एक बार पुनः मैं फिर से बता दूं, हमारी ये वीडियो सीरीज़ जो द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आ रही है, वो 71वीं बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र तैयार की गई है। वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल पहली बार जो है वो इस एग्ज़ाम्स में जो है वो शामिल होंगे, या वैसे विद्यार्थी जो पहले से ही इस बीपीएससी एग्ज़ाम में सम्मिलित होते आए हैं, दोनों ही के लिए जो है वो इस सीरीज़ को शुरू किया गया है। और हम बिल्कुल जो है वो डीपली डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को अपने इस सीरीज़ के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एक अच्छा खासा जो है वो इनटेक है इंडियन पॉलिटी का। 150 क्वेश्चन जो आपके प्री में होते हैं, उसमें एक अच्छी खासी संख्या में आप भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को जो है वो देखते हैं, और एक अच्छा पोर्शन माना जाता है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम पूरी संविधान को कवर करेंगे, लेकिन आज इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे भाग की। दूसरा भाग जिसे हम नागरिकता कहते हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए भारत के संविधान को समर्पित अपनी यह वीडियो सीरीज़ शुरू करते हैं और बात करते हैं नागरिकता से संबंधित संविधान में जो प्रावधान है उनकी। तो नागरिकता जो दूसरे भाग में है जो हमारे इस भारतीय संविधान के, और सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 5 की। क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 5? कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब यह संविधान लागू हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है ये संविधान लागू हुआ, बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसी समय लागू कर दी गई थी, लेकिन पूर्णतः जो है वो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात जो है वो अनुच्छेद 5 में कही गई है। मतलब संविधान जब देश में लागू हुआ उस समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, समझे जाएंगे, हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मतलब वो रह रहे हैं, अधिवास का मतलब वो भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत की टेरिटरी है, वो उस टेरिटरी में जो है वो निवास कर रहे हैं, वैसे लोगों के जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 में कहे गए हैं। कहा जाता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो या जन्मा था, यानी वैसा व्यक्ति जो भारत के उस टेरिटरी के अंदर जिसका जन्म हुआ था पहले, ठीक है, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वैसा व्यक्ति जिसका जन्म कहीं और हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे निवासी भी रहा है, मतलब ना उसका जन्म भारत में हुआ है, ना उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इस संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूर्व से वो अगर भारत के टेरिटरी में मामूली तौर पर एक निवासी के तौर पर रहा है, वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, आर्टिकल 5 कह रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे लोग आर्टिकल 5 के अंतर्गत? वैसा व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय टेरिटरी के अंदर हुआ, वैसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और वैसा व्यक्ति जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, बावजूद इसके कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्ष पहले से वो एक मामूली तौर पर भारत के टेरिटरी में एक निवासी के तौर पर रहा है, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। बात समझ में आई? आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी वैसे व्यक्ति जो
पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, भारत को, यानी भारत में आ रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, याद रखिएगा आर्टिकल 5 में भारत के राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। क्योंकि संविधान के मतलब कि आज़ादी से पहले आप एक कहें तो भारत और पाकिस्तान एक ही टेरिटरी थे, लेकिन 14 अगस्त 1947 को वो अलग हुआ भारत से, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, दोनों के टेरिटरी अलग हो गए। लेकिन एक लंबे समय तक ये टेरिटरी शुरू से लेकर के एक बहुत मतलब कि आप हजारों लाखों साल तक तो ये टेरिटरी के रूप में थे और इनके लोग एक ही मतलब देश के अंतर्गत आते थे। फिर अचानक जो है वो पार्टीशन होता है और फिर उन नागरिकों को, भाई आपने तो एक सीमा रेखा खींच दी, लेकिन नागरिकों के पास तो ये अधिकार है ना कि वो किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। मान लीजिए कि जो है वो आप इस अखंड भारत में रह रहे हैं, आप जो है वो मान लीजिए कि बिहार में भी रहते हैं, फिर आपकी इच्छा होती है आप हिमाचल में भी बस जाते हैं, फिर आपकी इच्छा होती है आप हरियाणा में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप जो है वो एक राष्ट्र के हिस्से हैं। लेकिन अगर एक राष्ट्र के दो टुकड़े हो जाते हैं तो फिर उन सिटीजन्स के पास भी तो ये अधिकार होता है ना कि वो किस हिस्से में जो है वो किस राष्ट्र के साथ जो है वो रह सके। तो बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान के जो हिस्से के लोग थे, जो टेरिटरी जब अलग हुई पाकिस्तान की, जब पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान वाले हिस्से के लोग अगर वो भारत आना चाहते हैं तो आप उनको रोक तो नहीं सकते हैं ना। तो आर्टिकल 6 वैसे लोगों के माइग्रेशंस को जो है वो मतलब कि कंसीडर करता है और उनके नागरिकता के अधिकार की बात करता है। तो कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, मतलब माइग्रेशन हुआ है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब पार्टीशन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में है और वो भारत में आ रहा है, भारत में आगे आया है, तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। उसको किसी भी तरह के लिए किसी भी कोई प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है, उसे हम भारत का नागरिक मानेंगे, क्योंकि भाई पार्टीशन से पहले तो वो भारत का ही नागरिक है ना। पार्टीशन होने के बाद अगर वो भारत के साथ ही बने रहना चाहता है, भले ही वो पाकिस्तान की टेरिटरी में है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। आर्टिकल 6 इस बात पे फोकस करता है, इस बात पे बल देता है। कहता है कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही, नाना नानी या दादा दादी, ठीक है, अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्म लिए हैं, याद रखिएगा 1935 में भी जो है 1935 का जो अधिनियम है वो लगभग मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस आप कहें तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में जो है वो शामिल किया गया है। तो 1935 में परिभाषित भारत, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों उस समय के भारत थे। उस परिभाषित भारत में यदि उस व्यक्ति के माता पिता या उस व्यक्ति के नाना नानी या उस व्यक्ति के दादा दादी में से कोई भी जो है वो जन्मा हो उस भारत में, 1935 के अधिनियम वाला जो भारत है, जो उसकी टेरिटरी है, उसमें कोई जन्मा हो, और जबकि वो व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वो अपने प्रोविजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। याद रखिएगा इस डेट को, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले वैसे अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत के टेरिटरी में जन्म लिया हो, वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। और 19 जुलाई 1948 से पहले ऐसा कोई व्यक्ति पाकिस्तान के उस राज्य क्षेत्र से भारत के टेरिटरी में आता है तो उसे स्वतः ही भारत का नागरिक समझा जाएगा जो है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से ठीक पहले। फिर इसी 6 के ख के 2 पार्ट्स में कहता है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रोविजन किया। अब याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट करता है, कहां से, तो पाकिस्तान की टेरिटरी से, और अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या उसके नाना या नानी का जन्म भारत में हुआ हो या उसके दादा या दादी का जन्म भारत में हुआ हो, इस आधार पर ही, इनमें से किसी एक आधार पर उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान के टेरिटरी से, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र से भारत के राज्य क्षेत्र में माइग्रेट करता है,
तो चीजें जो है वो बदल जाएंगी। अब उसको जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसको पंजीकृत कराना होगा भारत के नागरिक के रूप में। 19 जुलाई 1948 के बाद, पहले नहीं, 19 जुलाई 1948 के बाद अब वो जब भारत में आएगा तो उसको आवेदन देना होगा भारत के नागरिक बनने के लिए। उसको मामूली तौर पर कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में रहना होगा और उसके बाद ही उसको जो है वो भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद ये नियम लागू होता है, क्योंकि 19 जुलाई 1948 वो तिथि है जब भारत में पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया जाता है संविधान सभा में। और जब परमिट सिस्टम लागू हो जाता है 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उससे पहले वाले लोगों को तो मतलब बिना किसी कंडीशंस के, आप जो है जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हैं, आप उनको नागरिकता दे देते हो। बट अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद भी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई माइग्रेट कर रहा है तो उसको आवेदन देना होगा भारत सरकार के समक्ष और फिर पंजीकृत कराना होगा अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में, जिसकी एक अपनी जो है वो प्रक्रिया है। 6 महीने तक मामूली तौर पर उसको यहाँ निवास रहना होगा एंड देन उसको जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये 19 जुलाई 1948 वाली। अब आप देखो इसमें 2 चीजों को कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि आवेदन नहीं दिया और आवेदन से 6 महीना पहले तक वो रह रहा है, मान लीजिए 6 महीने से रह रहा है और उसके बाद उसने आवेदन दिया, तो उसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। पंजीकृत आवेदन की तारीख के 6 महीने के, यानी कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 को नए राष्ट्र भारत की सरकार ने नए राष्ट्र पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के लिए स्वतंत्र पारगमन की अनुमति देना बंद कर दिया। अध्यादेश के द्वारा एक परमिट प्रणाली स्थापित की गई थी, इसीलिए ये कट ऑफ डेट बन जाता है 19 जुलाई 1948 नागरिकता देने के लिए पाकिस्तान से आने वाले लोगों को। तो याद रखो कि आवेदन देने के बाद आपको 6 महीने निवास करना है, तब जाकर के आपको पंजीकृत किया जाएगा। ये नहीं कि 6 महीना निवास करके और तब आपने आवेदन दिया कि मैं 6 महीने से रह रहा हूं, इस पे विचार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 6 समझ में आ रहा होगा, आई होप। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले भारत में, अब भारत से पाकिस्तान अगर कोई चला गया तो वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के लिए क्या व्यवस्था है हमारे इस भारतीय संविधान के दूसरे भाग में। तो कहता है कि अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन, पाकिस्तान स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को हम, लेकिन तारीख 1 मार्च 1947 की है। अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो आजादी के बाद परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान, जो नवगठित पाकिस्तान जो एक नया राज्य है, राष्ट्र है, उस राज्य में अगर वो गया हुआ 1 मार्च 1947 के पश्चात, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मान लीजिए कि जो है वो 5 जुलाई को जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र के बनारस से कोई व्यक्ति पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में लाहौर चला जाता है, तो उस व्यक्ति को, और लाहौर चला जाता है और वो वहीं अभी रह रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कहता है नोट में, यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में पुनः लौटने के लिए और भारत के नागरिक बनने के लिए पंजीकरण कराया हो। अब देखिए, अब मान लीजिए कि वो जुलाई में बनारस से लाहौर चला जाता है, सॉरी मतलब कि जो जुलाई में बनारस से, मतलब जुलाई 1947 में जो है वो बनारस से लाहौर चला जाता है, लेकिन फिर उसका जो है वो मन बदलता है और वो मार्च 1948 में फिर भारत आ जाता है, तो फिर उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 जुलाई 1948, ठीक है, कहता है कि यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में पुनः लौटने के लिए और भारत के, तो वो अगर लौट, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के बाद, सॉरी 19 जुलाई 1948 के बाद अब वो लौटता है और कहता है कि नहीं, मैं भारत का ही नागरिक रहना चाहता हूं, मैं भारत में ही रहना चाहता हूं, तो व्यक्ति फिर आवेदन दे करके 6 महीने का जो है वो निवास, मतलब वो करा करके और 6 महीने रह करके और फिर वो अपना पंजीकरण करा सकता है। उस व्यक्ति मतलब कि जो है
को नागरिकता मिल जाएगी। तो भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है हमारा यह आर्टिकल 7। बात समझ में आ रही है। बात करेंगे आर्टिकल 8 की, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मान लीजिए कि जो है वो उनका मूल भारत में है बट वो भारत में रह नहीं रहे हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही नाना नानी या दादा दादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वो तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके बाद आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधियों भारत के नागरिक जो है वो रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत कर लिया जाएगा। माने ऐसे व्यक्ति जो किसी और देश में मामूली तौर पर निवास कर रहे हैं, वो 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में जन्म लिए हैं। आप समझिए 1935 की बात की जा रही है। अगर उनका जन्म पाकिस्तान में भी हुआ है, अभी वर्तमान के पाकिस्तान में भी हुआ है और उस पाकिस्तान में वो नहीं रह रहे हैं, ना भारत में रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, लेकिन वो फिर भारत में रहने के लिए, भले ही उनका जन्म लाहौर में हुआ है, लेकिन वो फिर भारत की नागरिकता के लिए अगर अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि उनका जन्म 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या उनके माता पिता में से किसी का हुआ हो, या उनके पितामही यानी दादा दादी में से किसी का हुआ हो, या उनके मातामही यानी उनके नाना नानी में से किसी का हुआ हो। तो वैसे व्यक्ति के भी नागरिकता वाले आवेदन पर विचार किया जाएगा। वो जिस देश में है वहां के राजनयिक जो एम्बेसडर्स होते हैं वहां भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनके उन चीजों पर विचार करके, और अगर वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, देन उनको भी भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 8 इस बात की तस्दीक करता है। बात करेंगे अनुच्छेद 9 की, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जी हाँ, जैसे अनुच्छेद 7 में था कि भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले लोगों का भारत का नागरिक नहीं होना, उसी तरह से अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो दोहरी नागरिकता वाली व्यवस्था नहीं है, एकल नागरिकता वाली व्यवस्था है, जो कि भारत को एकजुट रखने में, विविधतापूर्ण जो है परिस्थितियों से घिरे इस राष्ट्र को एक रखने में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन लाख विविधताओं के बावजूद भी हम एकजुट हैं क्योंकि हम सब जो हैं वो भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो भारत में एकल नागरिकता की ये जो व्यवस्था है, इसने भारत विविधताओं में भी भारत की एकता को स्थापित करने में एक अहम रोल जो है वो निभाया है। तो आर्टिकल 9 इसी चीज के बारे में है कि भाई अगर आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। कहता है यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। साथ ही उसे अनुच्छेद 6 एवं अनुच्छेद 8 के आधार पर भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी 5, 6 और 8 भारत की नागरिकता देने से संबंधित है, जबकि 7 और 9 लेने से, मतलब उसकी नागरिकता समाप्त करने से संबंधित है। 7 कहता है कि भैया अगर आपने जो है वो पाकिस्तान को माइग्रेट किया तो आपकी नागरिकता जा रही। 9 कहता है कि दूसरे किसी भी राष्ट्र की नागरिकता आपने हासिल कर ली तो फिर आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। कहता है कि अनुच्छेद भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को स्थापित करता है एवं दोहरी नागरिकता को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, जैसा मैंने बताया। और भारत की विविधतापूर्ण इस व्यवस्था में एकता स्थापित करने में जो है वो इस आर्टिकल का एक अहम रोल है, एक जो है महत्वपूर्ण योगदान है। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहे। मतलब इस व्यवस्था से पहले भी जो भी उपबंध वगैरह नागरिकता से संबंधित होंगे और जिस
तरीके से भारतीय नागरिकों को, मान लीजिए कि जब संविधान के दूसरे हिस्से में इस तरह के प्रावधान आए, इससे पहले जो लोग मतलब कि जो है जिस नियम के तहत, जिस व्यवस्था के तहत भारत के नागरिक थे, वो सब भारत के नागरिक भी जो कहें वो क्या बने रहेंगे। कहता है कि यह अनुच्छेद नागरिकता के अधिकार की सुरक्षा करता है जब तक कि इसे समाप्त करने का कोई वैध कानून नहीं बन जाता। यानी जब तक नागरिकता को सीमित करने का कोई कानून नहीं बन जाता तब तक जो है वो ये सभी लोग जो है वो भारत के नागरिक जो है वो बने रहेंगे और भारत के नागरिकों को मिलने वाले सारे अधिकार भी जो है वो सुरक्षित रहेंगे उनके। ये आर्टिकल 10 एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नागरिकता के अधिकारों के बने रहने और उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित यह है, जिसमें कि इस प्रावधान के लागू होने से पहले जो भी उपबंध, जो भी तौर तरीके रहे होंगे, उसके तहत जो नागरिकता की व्यवस्था रही होगी, वैसे सभी लोगों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि कोई ऐसा कानून न बनाए जिससे कि वैसे लोगों की नागरिकता को सीमित किया जा सके। आर्टिकल 10 ये बात कहता है। बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आखिरी आर्टिकल है इस पार्ट 2, मतलब कि नागरिकता वाले भाग से संबंधित। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। जी हाँ, यह आर्टिकल संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन कर सके। वो किसी खास तरह की परिस्थिति में नागरिकों से संबंधित जो है नियम और कानूनों को जो है वो सीमित कर सके। इसी आर्टिकल के तहत जो है वो 1955 में नागरिकता से संबंधित कानून आए। उसके बाद आपने अभी जस्ट देखा होगा कि जो है वो कुछ पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के अधिकार देने के लिए भी जो है वो संविधान में अमेंडमेंट किए गए। तो ये आर्टिकल 11 के तहत ही संसद को ये अधिकार है कि जो है वो इन नागरिकता से संबंधित कानूनों में जो है वो बदलाव कर सकती। कहता है कि इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी संसद के पास शक्ति है इन चीज़ों को, संसद नागरिकता से संबंधित कानूनों को बनाने और मतलब कि ये करने का, मतलब कोई भी अनुच्छेद इस आधार पर कि भाई जो है मतलब कि हमारे उपबंधों का जो है कि अवहेलना हो रही है, आप संसद की शक्तियों का अल्पीकरण नहीं। संसद नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और उससे जुड़े अन्य मामलों पर भी कानून बना सकती है। बात समझ में नहीं? कोई आर्टिकल ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारे मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 में जो प्रावधान है, तो अगर कोई कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है नागरिकता के अल्पीकरण से संबंधित, तो आर्टिकल 6 ये नहीं कह सकता है, या आर्टिकल 6 के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन अगर बनता है तो ये नहीं हो सकता है कि भाई संसद का ये कानून अवैध है। नहीं, संसद के पास नागरिकता से संबंधित कानून को का अल्पीकरण करने का भी अधिकार जो है वो है और वो समय समय पर इसमें संशोधन करते रहिए। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की पूरी स्वतंत्रता और इस पर संविधान का कोई अन्य भाग उसे सीमित नहीं करता। यानी आर्टिकल 11 संसद को पूरा राइट्स, पूरा अधिकार देता है, पूरी शक्ति प्रदान करता है, और कोई दूसरा आर्टिकल, इस भाग का कोई दूसरा आर्टिकल ये नहीं कर सकता है कि आर्टिकल 11 के द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसके साथ इसी भाग के किसी और आर्टिकल का एक द्वंद्व हो, तो इस आधार पर उस विधि को जो है वो आप अवैध नहीं घोषित कर सकते। संसद के द्वारा, संसद के पास ये शक्ति है कि संसद कोई भी विधि बनाए, इस भाग के किसी दूसरे मतलब आर्टिकल के तहत किसी दूसरे आर्टिकल के प्रावधानों का अल्पीकरण भी होता है उस विधि से, तब भी वो विधि जो है वो मान होगी। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने, पहले से मौजूद कानूनों का अल्पीकरण करने, उनका विनियमन करने की पूरी शक्ति देता है। तो आर्टिकल 11 जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस भाग के तहत। कुछ फैक्ट्स की बात करें, आज़ाद भारत में पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, जिसमें बहुत सारे मतलब इस भाग के बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित किया था, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा भी गया था। तो आर्टिकल 1955 जो है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें जो है वो नागरिकता मतलब कि भारत के नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित प्रावधान किए गए थे, और उसमें बात करी गई थी कि कैसे भारतीय नागरिक कोई बन सकता है। तो जो प्रावधान थे, जन्म से, वंश या विरासत से, मतलब माता या पिता में से किसी का जन्म हो, पितामह पितामही में से, मातामह मातामही में से, नाना नानी दादा दादी में से भी किसी का अगर जन्म यहाँ हुआ हो तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता। रजिस्ट्रेशन द्वारा आप भारत सरकार के समक्ष जो है वो आवेदन दें
कि मैं भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता हूँ या मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, और जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों को फॉलो करें, उसको फुलफ़िल करें, और उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रीकृत हो सकते हैं। उसके बाद देशीकरण द्वारा अगर मान लीजिए कि जो है वो भारत, आज़ाद भारत में, मतलब भारत जो स्वतंत्र भारत जो है वो किसी दूसरे देश के किसी हिस्से का जो है वो अगर अधिग्रहण करता है किसी संधि या सहमति के आधार पर, तो उस क्षेत्र के लोग भी जो है वो भारत के नागरिक जो है वो माने जाएंगे। एक तो ये क्षेत्र समाविष्टि जो जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों से के प्रावधान जो है वो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए। अभी नया भी आपने देखा होगा कि अभी करेंट की सरकार ने भी जो है वो नागरिकता से संबंधित जो है वो कानून लाया है। तो ये बिल्कुल अलग ही मुद्दे हैं। अपनी इस सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि हम भारतीय संविधान के हर एक आर्टिकल्स को, हर एक जो पार्ट है, जो सेक्शन है, उनको कवर करेंगे, और कभी नागरिकता से संबंधित जो है वो वीडियो में इन सारे अधिनियमों की भी जो है वो डिटेल में चर्चा होगी। तो आई होप आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, यानी पार्ट 3 की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। बहुत ही जल्द वह वीडियो भी आपके समक्ष आपके इसी पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध होगा। इजाज़त दीजिए मुझे, बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू।